ईस्टर्न ग्रंथि की अगर हम डायग्राम बनाएं तो हम कहते हैं कि हमारे पसलियों के ऊपर कुछ पेशियां पाई जाती है जिनको बोलते हैं पेक्टोरेलिस मसल्स। क्या बोलते हैं भाई? तो ये है अपनी पेक्टोरेलिस मसल्स। कौन सी है भाई? पेक्टोरेलिस मसल्स। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारी जो ईस्टर्न ग्रंथि है वो क्या है? संचयित वसा और ग्रंथिल ऊतकों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है भाई? संचयित वसा और ग्रंथिल ऊतकों से। ठीक है, जब हम इसकी संरचना देखें तो हम कहते हैं इसकी संरचना कुछ इस टाइप से होती है। ये बनी होती है आपकी वसा से। किससे बनी होती है भाई? वसा से। और साथ में ग्रंथिल ऊतक से। किससे बनी होती है भाई? ग्रंथिल ऊतक। इसके अंदर जो ग्रंथिल ऊतक है वो कहते हैं 15 से 20 पालियां बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? पालियां। इन पालियों को हम बोलते हैं स्तन पाली। क्या बोलते हैं भाई? प्रत्येक पाली को क्या बोलेंगे भाई? स्तन पाली। तो हमने कहा भाई जैसे एक पाली की हम संरचना देख लेते हैं तो एक ही मान लिया कोई पाली है। ठीक है, इस पाली के अंदर हम कहते हैं कुपिकाएं होती है। क्या होती है भाई? कुपिकाएं। तो ये लीजिए भाई हमने कुपिका बना ली छोटी छोटी। ये भी छोटी छोटी कुपिकाएं। ये होगी छोटी छोटी कुपिकाएं। इनको हम नाम दे देंगे स्तन कुपिका। क्या नाम देंगे? स्तन कुपिका। कुपिका यानी मेमरी एल्वियोलाई। क्या नाम देंगे भाई? या मेमरी एसिनाई भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसिनाई। अब इनके अंदर क्या दूध का निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है भाई? दूध का। तो हम कहेंगे ये जो कुपिका है ये आगे आकर हम कहेंगे मेमरी ट्यूब्यूल में खुलती है। किसमें खुलती है भाई? मेमरी ट्यूब्यूल्स में। तो ये लीजिए भाई ये हमने यहां पर मेमरी ट्यूब्यूल्स बना दी। ठीक है, तो ये इनसे यहां निकलेगी मेमरी ट्यूब्यूल। क्या निकलेगी भाई? मेमरी ट्यूब्यूल। ठीक है, ये आ रही है मेमरी ट्यूब्यूल। मेमरी ट्यूब्यूल। ये मेमरी ट्यूब्यूल है, ये हम आगे जाके कहेंगे भाई खुलेगी किसमें? मेमरी डक्ट में। किसमें खुलेगी भाई? मेमरी डक्ट में। ये जो मेमरी डक्ट है इसका आगे का भाग खुला हुआ होगा। क्या होगा भाई? खुला हुआ। और खुला 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 था भाई? एम्पुला। ठीक है, ये एम्पुला क्या करेगा? यहां से रेक्टिफेरस डक्ट में खुलेगा। किसमें खुलेगा भाई? और रेक्टिफेरस डक्ट कितनी होती है भाई? लगभग 15 से 20। कितनी होती है भाई? 15 से 20। तो हम कहेंगे ये रेक्टिफेरस डक्ट आ गई, ये दूध को लेके। अब जैसे मान लो बेबी है, जो बच्चा है, वो क्या करेगा? इस निप्पल को सक करेगा। ठीक है, अपने मुंह से जैसे निप्पल को दबाएगा तो मां को लगेगा हां बच्चे को भूख लगी। ठीक है, तो मां की जो पिट्यूटरी है, ठीक है, उससे निकलेगा ऑक्सीटोसिन। क्या निकलेगा भाई? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन इसके अंदर संकुचन करेगा और संकुचन के साथ में अपने यहां से मिलके वो बाहर आता है। क्लियर बात है? ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? दुग्धपान। क्या बोलते हैं? अब ये जो निप्पल है, ये वाली जो संरचना इसका नाम हमने दिया निप्पल। क्या नाम दिया भाई? निप्पल। निप्पल को हम हिंदी में बोलते हैं चुचुक। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? चुचुक। 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 अरे चुचुक नहीं, चुचुक। करते रहिएगा। देखो इसके चारों ओर हम कहते हैं हमें पिगमेंटेड एरिया दिखाई देता है, थोड़ा रंगीन वर्णित एरिया दिखाई देता है। इसको बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं भाई? इसको क्या बोलते हैं भाई? एरियोला। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वसा और ग्रंथिल ऊतकों से मिलकर हमारी स्तन ग्रंथि बनी होती है। इसके अंदर 15 से 20 पालियां होती है। क्या होती है भाई? 15 से 20 पालियां। इन पालियों के अंदर होती है कुपिका। क्या होती है भाई? कुपिका के अंदर होता है दूध का निर्माण। क्या होता है भाई? दूध का निर्माण होता है। और दुग्ध का निर्माण करने के लिए कौन सी हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। कौन है भाई? और एक है एचपीएल। कौन है भाई? एचपीएल बोले तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। कौन है भाई? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, मानव अपरा लैक्टोजन। क्लियर भाई? तो हम कहेंगे इसके लिए दो हार्मोन है, एक तो है पीआरएल। कौन है भाई? पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन। कौन है भाई? प्रोलैक्टिन। और एक है एचपीएल। कौन है भाई? यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्लियर भाई? इसने क्या किया? इसके अंदर दूध का निर्माण करा है। अब दूध कुपिका में बना और कुपिका से गया कहां पे? हम कहेंगे मेमरी ट्यूब्यूल। इसमें क्या भाई? मेमरी ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं स्तन नलिका। क्या बोलते हैं भाई? स्तन नलिका यानी मेमरी ट्यूब्यूल। मेमरी ट्यूब्यूल। और मेमरी ट्यूब्यूल से हमने कहा चला गया स्तन वाहिनी में। किसमें चला गया भाई? यानी मेमरी डक्ट। क्या भाई? मेमरी डक्ट। और मेमरी डक्ट हम कहेंगे अपना एक खुला हुआ भाग बना लेती है जिसको हम बोलते हैं क्या? एम्पुला। क्या बोलते हैं भाई? यहां पर ये लेफ्टिफेरस डक्ट है। ठीक है, हमने कहा इसका भाग आ गया खुला हुआ जिसका नाम क्या भाई? एम्पुला।
और एम्पुला आगे जाकर खुलेगा किसमें? लेक्टिफेरस डक्ट में। किसमें खुलेगा भाई? लेक्टिफेरस वाहिनी या लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, ये निप्पल के थ्रू हम कहेंगे बात चली जाएगी। किसके थ्रू जाएगी भाई? निप्पल या चुचुक के थ्रू। हाँ, अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो स्तन ग्रंथि का विकास है वो किस हार्मोन के कारण होता है? हम कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है उससे पहले हम कहते हैं स्तन ग्रंथि का साइज छोटा होता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि उसको अंदर दूध का निर्माण करना है तो अपना साइज बढ़ाना पड़ता है। ये किस हार्मोन के कारण होता है? ये होता है प्रोजेस्टेरोन के कारण। किसके कारण? क्योंकि फीमेल्स के अंदर जो स्रावन हो रहा है उनके लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब भाई? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो स्तन ग्रंथियों का विकास है। किसका विकास है भाई? स्तन ग्रंथियों का विकास। उसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? प्रोजेस्टेरोन। कौन है भाई? और सामान्यतः अगर हम बात करें जब यौनारंभ होता है हम कहते हैं उस वक्त भी स्तन ग्रंथियां विकसित होने लगती है। उस टाइम जिम्मेदार कौन होता है? उस टाइम मुख्यतः जिम्मेदार होता है एस्ट्रोजन। कौन होता है भाई? ठीक है, तो हम कहेंगे सामान्य यौनारंभ के दौरान। कब भाई? यौनारंभ के दौरान स्तन ग्रंथियों का विकास कौन करता है भाई? स्तन ग्रंथियों का विकास वो करता है आपका एस्ट्रोजन। कौन करता है भाई? एस्ट्रोजन। क्लियर बात है? अरे यहाँ तक बात क्लियर? बताओ किसी को। दूध का निर्माण चालू क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं भी दूध के अंदर कोई फैक्ट्री लगी है, दूध को पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जो दूध बनेगा वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा। कैसे होगा? डाइल्यूट फॉर्म। तो उसको क्या किया जाएगा? यहाँ पर धीरे धीरे लाकर ये जो एलुलाई ये दूध बनाएगी और उसको धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, एकदम सांद्रित किया जाता है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है उसको आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग घर में क्या है दूध गर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं दूध का एकदम गैस मंदा कर देते हैं, हम देते हैं आधे घंटे तक दूध पड़ा रहता है, उससे मामूली येलो येलो कलर का। अरे कभी देखा है? कैलिफोर्निया से इंडिया से है, कैलिफोर्निया से इंडिया। ठीक है, तो हम देखते हैं मामूली वो कुछ येलो हो जाता है। तो इसमें भी जब वो कॉन्सेंट्रेट होगा तो पानी है उसको अवशोषित किया जाएगा। ठीक है, और वो जब शांत होगा इसका कलर भी कैसा होता है? नीला। तो जब पहली बार जो दूध निकलता है तो कैसा होता है? हल्का पीले रंग का। कैसा होता है? हल्का पीले रंग का। उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं भाई? कोलेस्ट्रॉल। अब ये आता है भाई दूध को यहाँ से रिलीज कराने के लिए हार्मोन कौन सा है? उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? कौन रिलीज कराएगा? ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि दुग्ध को मुक्त कराने वाला हार्मोन कौन है भाई? मुक्त करवाने वाला हार्मोन। ठीक है, यहाँ हम इसको बोल देंगे दुग्ध स्रावी हार्मोन। क्या भाई? दुग्ध स्रावी हार्मोन। इसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। क्लियर बात? अब अपनी एनसीईआरटी 11th वाली कौन सी भाई? 11th वाली एक लाइन देती है कि प्रोलैक्टिन दुग्ध का निर्माण तो करता है साथ में स्तन ग्रंथियों के विकास में भी सहायता करता है। अब ये कैसे होगा? तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है पहले कि हमारी जो स्तन ग्रंथि है कौन है भाई? स्तन ग्रंथि वो एक तरीके की रूपांतरित स्वेट ग्लैंड है। कौन सी भाई? रूपांतरित स्वेट यानी पसीने वाली ग्रंथि। कौन सी भाई? पसीने वाली। ठीक है, तो हम कहेंगे स्तन ग्रंथि क्या है? हम कहेंगे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। कौन सी भाई? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, इसके अंदर हम कहेंगे वसा जमा होती गई और इन्होंने धीरे धीरे क्या कर लिया? स्तन ग्रंथि का रूप ले लिया। हालांकि मेल में भी स्तन ग्रंथियां होती लेकिन वो विकसित नहीं होती, कार्यशील नहीं होती, लेकिन मादा के अंदर क्या होती? कार्यशील होती। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी ये भी कहती है कि मादा में एक जोड़ी कार्यशील स्तन ग्रंथियां होती है जो मादा जनन तंत्र के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित रहती है। कैसे रहती है भाई? संरचनात्मक और क्रियात्मक। क्लियर बात? क्योंकि हम क्या करते हैं संरचना देख के बता देते हैं हमारी मादा ही नर, तो वो संरचना। अब क्रियात्मक कैसे? हार्मोन का रेगुलेशन। भाई हार्मोन्स का इनके साथ भी कनेक्शन है और वही हार्मोन्स कहां है? ओवरी के अंदर, वही अपने यूटेरस में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। हम कह देते हैं कि इनका क्या है? मादा जनन तंत्र के साथ भी संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजन होता है। क्लियर बात है? ठीक है, अब हमने कहा कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है और ये एक प्रकार की एपोक्राइन ग्रंथि है। कैसी भाई? एपोक्राइन ग्रंथि। अब देखो, अब आता है आपके 11th के टिश्यू वाला पार्ट जहां पर हमने ग्रंथि के 3 प्रकार पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 3। हमने कहा एक ग्रंथि होती है एक्राइन। कौन सी होती है भाई? एक होती है एपोक्राइन। कौन सी होती है भाई? और एक होती है होलोक्राइन। कौन होती है भाई? होलोक्राइन। ठीक है, एक्राइन ग्रंथि हम कहते हैं ऐसी ग्रंथि होती है जो क्या निकाले?
अपने में से सिर्फ और सिर्फ जो स्राव बना रखा है, जो श्रवण के लिए जो पदार्थ बना रखा है वही निकाले। एपोक्राइन क्या करती है, ये जैसे मान लिया हमने कहा एपोक्राइन ग्रंथि है, तो इसने मान लो अपना स्राव है ऊपर वाले भाग में संग्रहित कर लिया, जब ये श्रावण करेगी तो हम कहेंगे इस ऊपर वाले पूरे भाग को बाहर निकाल देंगे। और वैसे ही हमारी स्तन ग्रंथि, आपने ये देखा होगा कभी कि जब मादा प्रेग्नेंट होती है उस टाइम आपके स्तन ग्रंथियों का विकास थोड़ा ज्यादा हो जाता है या इनकी वृद्धि ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे हम देखते हैं 8-9 महीने बाद में इसका जो आकार है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या क्यों होता है, क्योंकि हम कहते हैं इसके अंदर जो श्रवण वाला भाग था वो निकाल दिया गया, ठीक है। हम कहते हैं ऐसी ग्रंथियां जो अपने श्रवण में अपने कोशिका द्रव्य के भाग को भी निकालती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपोक्राइन, ठीक है। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जिनका नाम होता है होलोक्राइन। क्या होता है, होलोक्राइन। ये क्या करती है कि अपने श्रवण को पूरी कोशिका के अंदर बनाए हुए रखती है। जैसे हमारे यहाँ पर मान लो कोई पिंपल्स हो गया, या हमारे यहाँ पर हमने कह कोई सीबेशियस ग्लैंड है, जिससे कोई पस वगैरह निकल रही है, तो वो क्या सीबेशियस ग्लैंड है, जिससे ऑयल सब्सटेंस निकले, तेली पदार्थ निकले। हम लोग ये कील वगैरह आपने देखी होगी, चेहरे पे कील हो जाती है, जब आप नाई वाई से सही कराते हो तो कील एकदम यहाँ से खत्म, कील का निशान भी लगभग खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो श्रवण है वो पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया है। वो ग्रंथि क्या कर रही है, अपने पूरे भाग के अंदर अपने श्रवण को रख रही है। या कई बार ये होता है आपने कोई फोड़ा है, फुंसी हो जाती है, तो फुंसी के अंदर क्या होता है, जब तक अंदर की पस है पूरी बाहर निकलेगी, बाहर निकल जाएगी वो फुंसी खत्म, यानी वो ग्लैंड खत्म। यानी ग्लैंड ने क्या कर दिया, अपना पूरा का पूरा भाग श्रवण के रूप में निकाला। इसको हम बोलते हैं होलोक्राइन। क्या बोलते हैं भाई, क्लियर बात है, ठीक है। तो हमारी मेमोरी के लिए कौन सी है, एपोक्राइन। जब हम कह रहे हैं ये दूध के साथ में जब इसका भाग बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसका मीट वगैरह भी बाहर निकल रहा है, हालांकि डायरेक्ट हमें मीट नहीं दिखाई देता, ठीक है, लेकिन वो क्या है, दूध की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ रहा है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम शाकाहारी, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, बॉडी का सेवन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कल एक बच्चा कोई दूध पी रहा था, ठीक है, हालांकि घी पी रहा था, मैंने उसका तो तमाशा है, कैसे मैंने कहा दूध में ये कंपोनेंट, बोला यार पीने दो, अभी तो बाद में बात करेंगे। हाँ अभी नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर हम ये कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं बच्चा होने के लिए कुछ 8-9 महीने तक नॉर्मल दूध आता रहता है, इसीलिए अपनी एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, क्या नाम है, वो एक बात एक लिखता है कि लगभग 6 महीने तक प्रसव के बाद में माता में आर्त चक्र नहीं आता है। उसका कारण क्या है, प्रोलैक्टिन का बढ़ावा किसका, क्या भाई, प्रोलैक्टिन का बढ़ावा। क्यों, जब दूध का स्राव हो रहा है तो हम ये प्रोलैक्टिन वापस आके इस ग्रंथि को बनाएगा, ठीक है, जहां से हमके स्राव निकला उस भाग को बनाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन दुग्ध ग्रंथि के निर्माण यानी विकास, वृद्धि, ठीक है, तथा उसमें दूध बनाने की क्रिया को नियमित, क्लियर बात। ये एनसीईआरटी की 11वीं क्लास का फॉर्म है। 12वीं क्लास के अंदर प्रोलैक्टिन इतने देर का भाई दूध का श्रवण करता है, दूध का निर्माण करवाता है, ऑक्सीटोसिन दूध का श्रवण करता है। इस तरह ग्रंथि की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है प्रोजेस्टेरोन, कौन है भाई, प्रोजेस्टेरोन। सब प्रेगनेंसी के, कब भाई, प्रेगनेंसी के सामान्यतः कौन है, एस्ट्रोजन, क्लियर बात, ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोजन हम कहते हैं क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमित करता है। क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन। और मादा के अंदर विकसित स्तन ग्रंथि क्या है, एक द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ये कोई द्वितीयक जनन अंग नहीं है मादा का, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है मादा का, ये ज्यादा है। तो एक पॉइंट ये भी ऐड करें ना कि स्तन ग्रंथि क्या है, मादा का द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, एसएससी, ठीक है। एग्जाम लगते हैं एसएससी, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, सेकेंडरी सेक्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। देखिए हम कहते हैं कि हमारी जो स्तन ग्रंथियां हैं हमारी यानी मादाओं, ठीक है, वो हम कहते हैं मादा जनन तंत्र के साथ में संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित होती है, और मादाओं के अंदर एक जोड़ी क्रियाशील स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। संरचना एक बार वापस दिखा देता हूं। हम कहते हैं स्तन ग्रंथियां ग्रंथि उत्को और वसा से बनी होती है। किससे बनी होती है, ग्रंथि उत्को और वसा से। वसा हम कहते हैं इसके अंदर 15 से 20 पालियों के रूप में होती है। कितने के भाई, 15 से 20 पालियों के रूप में। इसके अंदर हम कहते हैं छोटी-छोटी कुपिकाएं होती है। क्या होती है, छोटी-छोटी कुपिकाएं। इन कुपिकाओं के अंदर हम कहते हैं दूध का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है भाई, कुपिकाओं के अंदर दूध का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमने कहा भाई कुपिका का अंदर क्या हो रहा है, दूध का निर्माण। कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में, प्रोलैक्टिन और एचपीएच, प्रोलैक्टिन और एचपीएच यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोजन नाम हमेशा दूध के लिए आता है, किसी लिए आता है, दूध के लिए। तो लैक्टो नाम दूध के लिए आता है। जैसे हमने पढ़ा था लैक्टोज, लैक्टोज के बैक्टीरिया में क्या लिखा था, दुग्ध शर्करा लिखा था भाई। केमिस्ट्री में लिखा है, बायोमोलिक्यूल मैंने भी लिखा है, ठीक है। अब देखो भाई हमने कहा एल्यूलाई है, इससे निकला मेमरी ट्यूब्यूल। क्या निकला भाई, मेमरी ट्यूब्यूल यानी स्तन नलिका। क्या निकला भाई, स्तन नलिका। कई सारी स्तन नलिका आकर खुल गई स्तन वाहिनी। शुक्र भाई, स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनी का खुला हुआ भाग, खुला एम्पुला, एम्पुला, एम्पुला आपके लिए आगे खुलेगी लैक्टिक पेरिस्टल्टिक।
खुलेगी और लेक्टिफाइड स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा निप्पल, वो निकले भाई निप्पल, ठीक है। और ये निप्पल है, इससे हम कहेंगे बेबी क्या करेगा, मिल्क को सक आउट करेगा, ठीक है। इस निप्पल के अराउंड में हम कहेंगे एक पिगमेंटेड रीजन होगा, उसको हम बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं भाई, एरियोला। हम कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी के टाइम स्तन में विकास है, वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन, P फॉर प्रेगनेंसी और P फॉर प्रोजेस्टेरोन। सामान्य क्या कौन करता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। और प्रोलैक्टिन भी हम कहते हैं थोड़ा बहुत विकास भी करता है और दूध का निर्माण करता है। क्लियर बात, अच्छा। यूटेरस क्या बोलते हैं भाई, यूटेरस, या इसको बोलते हैं वोम, क्या बोलते हैं भाई, वोम, या इसको बोलते हैं बच्चेदानी, क्या बोलते हैं भाई, बच्चेदानी, या इसको बोलते हैं हिस्टेरा, क्या बोलते हैं भाई, हिस्टेरा, ठीक है। अब गायों के अंदर क्या हो जाता है, गर्भाशय का कैंसर हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, गर्भाशय का कैंसर, तो उसको हटाना पड़ता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, क्या बोलते हैं भाई, हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। ये क्या होता है भाई, रिमूवल ऑफ हिस्टेरा, यानी हिस्टेरा को हटाना, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। मानव के अंदर जो गर्भाशय पाया जाता है वो होता है सिंप्लेक्स प्रकार का, कौन सा होता है भाई, तो हम कहेंगे मानव में सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है। क्लियर है बात, क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट। यहाँ पर हम कहते होता है अंतरोपण, क्या होता है भाई, अंतरोपण की स्थल है ये, किसका स्थल है भाई, अंतरोपण का स्थल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एम्पुला की, इसकी बात करते हैं भाई एम्पुला, ठीक है। एम्पुला के बारे में गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, हम बात करते हैं गर्भाशय के स्तर। सबसे पहला होता है पेरीमीट्रियम, कौन सा होता है भाई, पेरीमीट्रियम, इसको हम बोलते हैं परिगर्भाशयी परत, क्या बोलते हैं भाई, परिगर्भाशयी परत। इसके अंदर होता है मायोमेट्रियम, क्या होता है भाई, मायोमेट्रियम, इसको हम बोलते हैं मध्य गर्भाशयी परत, मध्य गर्भाशयी परत। इसके अंदर की तरफ होता है एंडोमेट्रियम, क्या होता है भाई, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इसको हम बोलते हैं अंत्य गर्भाशयी परत, क्या होता है भाई, अंत्य गर्भाशयी परत। अब देखो इसका तो अपने अंदर जनरली कोई इतना ज्यादा काम रहता है नहीं, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये हम कहते हैं प्रसव के दौरान, किसके दौरान भाई, प्रसव के दौरान तीव्र संकुचन उत्पन्न करती है, क्या करती है भाई, तीव्र संकुचन है उत्पन्न करती है। बात करते हैं एंडोमेट्रियम की, किसकी बात करें भाई, एंडोमेट्रियम की। उससे पहले मायोमेट्रियम पे एक बात और लिख देते हैं कि ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है, किसकी बनी होती है भाई, स्मूथ मसल्स की। एंडोमेट्रियम की बात करें तो एंडोमेट्रियम हम कहते हैं कि आपके 2 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, एक होती है स्ट्रेटम बेसिलस, कौन सी होती है भाई, स्ट्रेटम बेसिलस, और एक होती है आपकी स्ट्रेटम फंक्शनलिस, कौन सी होती है भाई, फंक्शनलिस, ठीक है। फंक्शनलिस क्या करेगी, आर्थ चक्र के दौरान बनती तथा टूटती रहती है, आर्थ चक्र के दौरान बनती तथा टूटती के दौरान बनती कोमा अपघटित, ठीक है। और ये क्या होगी, ऑलवेज, क्लियर बात। अब देखो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एम्पुला की, किसकी बात करते हैं, एम्पुला भाग वो भाग है जहां पर हम कहते हैं निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। और अपनी एनसीईआरटी निषेचन के टाइम पे एक बात लिखती है कि क्या कारण है कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि हम कहते हैं निषेचन हमेशा तभी होता है जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपके एम्पुला पर आ जाए, कहां जाए भाई, एम्पुला पर। 2018 के अंदर एनसीईआरटी में होता अपडेट, क्या होता भाई, अपडेट। उससे पहले लिखा जाता था कि निषेचन होता है एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पर, कहां होता भाई, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पर। और 18 के अंदर अपडेट करके लिख दिया भाई निषेचन होता है एम्पुला में, कहां होता भाई, एम्पुला, ठीक है। तो हम कहेंगे एम्पुला, ठीक है। तो हम कहेंगे ये होता है फैलोपियन नलिका का खुला हुआ भाग, किसका भाग होता है भाई, फैलोपियन नलिका का खुला हुआ भाग, ठीक है। ये होता है निषेचन स्थल, क्या होता है भाई, निषेचन स्थल। तो ये पूछा जाता है कई बार कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी है, निषेचन का स्थल कौन सा है, तो वो होती है एम्पुला, ठीक है। और यही कारण है कि हम कहते हैं संभोग के बाद में जब शुक्राणु मादा की योनि से हम कहते हैं गति करते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ आते हैं, तो अगर शुक्राणु और अंडाणु हम कहते हैं एम्पुला पर मिल गए तो निषेचन हो जाएगा, ठीक है। अगर वहां पर नहीं आए तो हम निषेचन नहीं हो पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन की अवस्था नहीं हो सकती या सहगर्भता की स्थिति नहीं हो सकती, क्लियर बात, ठीक है। चलिए ये लिखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी